राम राम एवरीबॉडी। चलो अब देखो, ये जो नाउन चैप्टर हमने खत्म किया ना, ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप्स इन द फील्ड। ठीक है, शीप लिख लो, इसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म शीप ही होती है, तो वही लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 न्यू एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। एक मिनट चुप रहना बेटा, तू बता क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। हाँ, क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स। हंड्रेड्स प्लूरल फॉर्म में क्यों लिख रहे हो? न्यू एप्लीकेशंस जो नाउन है उसके साथ में हंड्रेड्स लिख पाओगे? नाउन मॉडिफायर प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। हंड्रेड को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया, हंड्रेड जिसे डिस्क्राइब कर रहा है उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेगा। मेन वर्ड हंड्रेड है या एप्लीकेशंस? तो अगर एप्लीकेशंस मेन वर्ड है तो हंड्रेड को प्लूरल फॉर्म में क्यों लिख रहा है? इसको लिखो अ हंड्रेड। हंड्रेड है, डजन है, थाउजेंड है, मिलियन, बिलियन जो है ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको न्यूमरल बनाने के लिए इनके साथ नंबर की यूनिट्स लिखा करो, 1 2 3 4 5। तो लिखो अ हंड्रेड न्यू एप्लीकेशंस। अगला देखो, द मिनिस्टर हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट है, एविडेंस है, डैमेज है, हार्म है, ये नाउन हमारे देखने में मतलब ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होने की वजह से इनका प्लूरल नहीं हो सकता। अगले में आ जाओ, द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी हैवंट रिसीव्ड डैमेज येट। डैमेजेस, डैमेज का मतलब हार्म होता है, लेकिन जो यहाँ पे हमें मीनिंग चाहिए वो हार्म नहीं, वो है कंपेंसेशन। जब मीनिंग कंपेंसेशन हो तो उसके लिए डैमेजेस लिखा करो। मतलब डैमेजेस का मतलब कंपेंसेशन होता है, डैमेज का मतलब हार्म होता है, बस ये ध्यान रखना है। अगला देखो, all the changes happening around will certainly affect a great harm to our environment। अब देखो, हाँ नहीं, इफेक्ट नहीं, ये जो हार्म हमने लिखा है ना, ये हार्म नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन होता है। हार्म है, डैमेज है, ये नेम ऑफ एक्शन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से अनकाउंटेबल होते हैं। तो अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो इससे पहले जो हमने आर्टिकल ए लिखा है ये गलत है। अ ग्रेट हार्म जो लिखा है ना उसमें से ए रिमूव करो। अरे सीडली मतलब सीजीएल के पेपर में आया ये क्वेश्चन, तो इसको लिखो अ ग्रेट हार्म। अच्छा, उसके बाद वो देखो, जो हमने इफेक्ट वर्ब लिखी है वो सही है गलत है? इफेक्ट वर्ब का मतलब क्या होता है? टू कॉज। ठीक है, तो वो जो इफेक्ट हमने वर्ब लिखी वो सही है, यहां पे हमें उसी की जरूरत है। द ट्रेनिंग ऑफिसर्स डेयर नॉट चैलेंज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। व्हाट डेयर नॉट द ट्रेनिंग ऑफिसर चैलेंज? ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स है हमारा मेन नाउन, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने पजेसिव केस लिखा। अच्छा, कमांडर इन चीफ जो है ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का अपस्ट्रॉफी बनाते टाइम अपस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वर्ड पे लिखा करो। तो इसको लिखो कमांडर इन चीफ्स। कंपाउंड नाउन्स में अपस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वर्ड पे। अगला देखो, एवरीवन इज अवेयर ऑफ कमल्स एंड मोहन्स फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कॉमन है सेपरेट? कॉमन, तो अपस्ट्रॉफी उस पे यूज करो जो पोजेशन के बाद पास लिखा गया नाउन है। तो लिखो कमल्स एंड मोहन्स, कमल एंड मोहन्स फ्रेंडशिप। अगला देखो, द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन रिसर्च एंड टीचिंग। हाँ, अब देखो ये जो हमने लिखा ना ऑफ एक्सीलेंट, इसमें ऑफ प्रिपरेशन हो गया, एक्सीलेंट इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये वर्ड ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन होना चाहिए, लेकिन ये नाउन होता नहीं है, ये एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। अब या तो यहाँ पे इसके साथ कोई नाउन लिख दो, एक्सीलेंट टीचिंग, एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स, कुछ भी लिख दो। और नहीं तो अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसको हटाओ और इसकी जगह लिख दो एक्सीलेंस। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस जो होती है वो हमारी एक्सीलेंट की नाउन फॉर्म होती है, नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसको लिखो एक्सीलेंस। अगला देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डू योर हेयर्स इन द मॉर्निंग। हेयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दे वर एट लास्ट फ्रीड फ्रॉम द फेटर ऑफ इग्नोरेंस। अबे क्या है आंसर इसका? फेटर्स मतलब क्या होता है फेटर्स का? रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज, बेड़ियां। तो फेटर्स एंड साइकिल्स ये दोनों नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। डिस्कस किए थे या नहीं?
वो कह रहा नहीं किए थे। इतने बदतमीज हैं। अबे रिवीजन तो कर लो जो पढ़ के जाते हो उसका। फैटर्सन साइकिल से दोनों वर्ड डिस्कस हुए थे या नहीं, एक बार फिर से बताना। मेरे हिसाब से तो जरूरी होंगे, नहीं यूज होंगे तो ध्यान रखना, ये नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका मतलब रिस्ट्रिक्शंस होता है, रिस्ट्रिक्शंस। बेड़ियां जंजीरें। अगला देखो, द स्पीकर हैज कॉल्ड अ मीटिंग विद द सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्रेटरी जनरल में डिस्क्रिप्शन कौन होता है, सेक्रेटरी या जनरल? जनरल। जनरल होता है डिस्क्रिप्शन, मेन वर्ड होता है सेक्रेटरी। अब मेन वर्ड अगर सेक्रेटरी होता है तो अगर हम प्लूरल करेंगे तो सेक्रेटरी का करेंगे, जनरल उसकी रैंक होती है, तो जनरल जो है ना वो मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको लिखो सेक्रेटरीज जनरल, सेक्रेटरीज जनरल। नेक्स्ट पे आ जाओ, द चाइनीज हैव वेरी स्ट्रेंज हैबिट्स, कस्टम्स। द चाइनीज का मतलब क्या हुआ, चाइनीज पीपल इन जनरल। हाँ, चाइनीज पीपल इन जनरल, तो बात किसी इंडिविजुअल की ना होके सभी लोगों की हो रही है, तो यहाँ पे हैबिट नहीं कस्टम्स लिखो। अगला देखो, द मैन हु इज पुटिंग हैंड्स इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट्स। अब देखो, इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट्स, इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, पॉकेट्स। अब हमें पता है इसका ऑब्जेक्ट जो है ना पॉकेट्स है, तो अगर ये पॉकेट्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिर हम इस ट्राउजर्स को क्या माने, मॉडिफायर मान ले। मॉडिफायर ही मानना पड़ेगा अगर मेन वर्ड पॉकेट्स है, लेकिन अगर ये मॉडिफायर है तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉकेट्स आर द पार्ट ऑफ द ट्राउजर। यही पढ़ा था ना कि पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए ऑफ चाहिए होता है। अब या तो हम इसे मॉडिफायर माने या इसे पजेसिव केस बनाए, पजेसिव केस बना नहीं सकते क्योंकि नॉन लिविंग है, ठीक है। और दूसरा जो पॉकेट्स है वो ट्राउजर्स का पार्ट है, तो अगर पार्ट और टोटल को रिलेट करना तो ऑफ प्रिपोजिशन लिखा करो, द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स, तो इसको लिखो द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। तो अगर हमें किसी नाउन को उसके टोटल से रिलेट करना हो तो ऑफ प्रिपोजिशन का यूज क्या करो, तो इन द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स। अगला देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स एमिग्रेटेड टू स्टार्ट न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, अ न्यू लाइफ, ठीक है। यहाँ पे लाइफ का मतलब स्टेट नहीं है, लाइफ का मतलब यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव नहीं है, यहाँ पे लाइफ का मतलब है पर्टिकुलर ड्यूरेशन इन वंस लाइफ। अगला देखो, थाउजेंड दो दे वॉन द बैटल बट इट कॉस्ट देम लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स। यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या माने, लिविंग पीपल या स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। व्हाट डिड द कॉस्ट, क्या उन्होंने कीमत चुकाई, स्टेट या लिविंग पीपल, लिविंग पीपल, तो इसमें लिखो लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देयर सोल्जर्स। लाइव्स का मतलब लिविंग पीपल, लड़ाई तो जीत गए लेकिन उसके लिए उनके बहुत से लोग मारे गए, इसका मतलब ये हो गया। हाँ, क्या लिख दें, क्या लिखें, नहीं वो तो मैं सुन रहा हूं, तू बस एक्टिंग कम कर बेटा। अब बताता नहीं, जा अब तू पूछ ले, जा जा। आदमी की पजामा, स्टूडेंट हो क्या हो यार, स्टूडेंट हो क्या हो, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, नंबर मिलेंगे, कोई नंबर बढ़ रहे हैं तुम्हारे ओवर एक्टिंग करने से। भाई 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 5 हो जाएंगे, तब तो ठीक है, समझ में आती है ओवर एक्टिंग। मैं कुछ पूछना चाह रहा था तो चैन तो रख लेता है, तबे पे बैठा है क्या है। भाई मैं कुछ पूछना चाह रहा था तेरे से कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, तब तक अपने आप ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। बी स्टूडेंट, पढ़ रहे हो स्टूडेंट बनो, ठीक है, दोबारा मौका नहीं देना। अब देखो ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसमें जो लाइफ वर्ड है इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव नहीं है, यहाँ पे लाइफ का मतलब है लिविंग पीपल। और ये कहानी का जो कहानी तो कहनी है, जो सेंटेंस है इसका कॉन्टेक्स्ट है कि कोई लोग हैं वो लड़ाई जीत तो गए, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए उनके बहुत से जिंदा लोग मारे गए। तो यहाँ पे जो लाइफ वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो लाइफ का मतलब हमें मानना पड़ेगा वो लोग जो उनके मारे गए, मतलब लिविंग पीपल। तो अगर लाइफ का मतलब लिविंग पीपल है तो कॉमन नाउन है। चलो अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा, इन माय ओपिनियन बिलियर्ड इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट गेम। बिलियर्ड्स, ठीक है। अब बिलियर्ड्स देखने में लगता है प्लूरल लेकिन होता सिंगुलर ही है, तो उसको बिलियर्ड्स लिखो। 17 देखो, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। सेम क्वेश्चन कल डिस्कस किया होगा, मैथमेटिक्स लिखो इसे। अगला देखो, ऑल द स्टोरीज इन दिस बुक हैव बीन पास्ड ऑन बाय वर्बल ट्रेडिशन। अब देखो जब ये स्टोरीज बुक में आ गई तब तो ये हो गई इनकी रिटन फॉर्म, लेकिन जब तक ये इस बुक में नहीं रही होंगी तब तक इनको कैसे सुनाया जाता रहा होगा, ओरली, तो ये वर्बल हटाओ, ओरल लिखो, ओरल ट्रेडिशन।
नेक्स्ट देखो, अगला देखो, ऑल द स्टोरीज, अच्छा हो गया। वन वुड बेटर फर्स्ट एस्टेब्लिश वंस लीडरशिप क्रेडेंशियल्स। अब इसको लिखो क्रेडेंशियल्स, क्या मतलब हुआ क्रेडेंशियल्स का? है क्या हो गया? जो गिरा के एक दिन इतना मारूंगा ना क्लास में, सुधर जाएगा। काल्पनिक, क्या काल्पनिक? पजामा। देखो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक इसका मतलब होता है एलिजिबिलिटी, योग्यता, और एक इसका मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमारी योग्यता को प्रूव करती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सारी। तो यहाँ पे फिलहाल में इसका मतलब काबिलियत है, तो क्रेडेंशियल्स का मतलब एक तो हो गया काबिलियत, एलिजिबिलिटी, और एक इसका मतलब होता है द डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव दैट यू आर एलिजिबल, मतलब तुम्हारी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो सारी, सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सारी। अगले पे आ जाओ। अब मोमेंट ऑफ केयरलेस कैन कॉज वन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन वंस लाइफ। अब देखो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ऑफ केयरलेस, ऑफ प्रिपरेशन हो गई, तो केयरलेस इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर ये वर्ड ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर इसको नाउन होना चाहिए। अच्छा, नाउन ये होता नहीं है। अब या तो इसके साथ कोई नाउन लिखो, ये एडजेक्टिव होता है, या तो इसके साथ कोई नाउन लिखो जो इस ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बने, और नहीं तो इसको केयरलेस की बजाय लिखो केयरलेसनेस। हालांकि देखो हो सकता है थोड़ी सी रट्टा मारने वाली बात हो, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कोई नाउन होता है, जब वो उसमें लेस सफिक्स ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एडजेक्टिव होता है और हम उसमें नेस ऐड कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड्स जिनके लास्ट में लेस लिखा होता है ना वो एडजेक्टिव्स होते हैं, और जिनके लास्ट में नेस लिखा होता है वो नाउन होते हैं। केयरलेस हो गया, कैशलेस हो गया, ब्लेमलेस हो गया, फॉल्टलेस हो गया, ठीक है, टायरलेस हो गया, और नेस वाले जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमने केयरलेस लिखा ना, हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो इसको हटाओ, इसकी जगह लिख दो केयरलेसनेस। नेक्स्ट आ जाओ। फिर हमने लिखा था कार मैन्युफैक्चरर वाज फोर्स्ड टू शेड जॉब्स फॉलोइंग अ ड्रामेटिक सेल्स लम। अब हमने पढ़ा कि जैसे सेल्स होता है ना, जो अकाउंटिंग का टर्म, ये हमेशा प्लूरल होता है। तो अगर हम इसको कभी मॉडिफायर बना के लिखेंगे ना, तब भी ऐसे ही लिखना, सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स रजिस्टर, मतलब जो भी है उसको ऐसे लिखना। तो जो नाउन केवल प्लूरल फॉर्म में होते हैं, अगर हम उनको मॉडिफायर बना के भी लिखेंगे तो उसी फॉर्म में लिखना। तो इसको लिखो द कार मैन्युफैक्चरर वाज फोर्स्ड टू शेड जॉब्स फॉलोइंग अ ड्रामेटिक सेल्स सम। मतलब कोई कार बनाने वाली कंपनी होगी तो उनकी सेल कम हो गई तो उन्होंने अपने स्टाफ को निकाल दिया। अगला देखो, डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेन विद लेक्चर्स। पेन का मतलब क्या हो गया? फीलिंग, फीलिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे हमें मीनिंग चाहिए वो होना चाहिए केयर, तो इसको लिखो पेंस। डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेंस विद लेक्चर्स, पेंस का मतलब केयर। टेक पेंस का मतलब होता है टू डू वंस जॉब केयरफुली, काम को केयरफुली करना। 23rd देखो, अ कांग्रीगेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स मेड द चीफ मिनिस्टर एंड डिमांडेड एन इंक्रीज इन देयर वेजेस। कांग्रीगेशन इज द ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स। देखो स्टार्स कह रहा है, लवा इतने चतुर पागल है, ठीक है, स्टार्स कह रहा है। कॉन्सिलेशन होता है अंकल, कांग्रीगेशन इज द ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, इट इज द ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। अब जो हम कह रहे हैं कि वर्शिपर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई गेस्ट टीचर्स हैं, उन्होंने अपना मतलब कुछ मिलने के लिए भेजा, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, मान लो 10,000 लोग हैं, उन्होंने 4 या 5 अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके ग्रुप को डेलीगेशन। तो कांग्रीगेशन की बजाय लिखो डेलीगेशन, अ डेलीगेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स। अगला देखो, प्लीज गिव योर अंकल माई रिगार्ड, रिगार्ड्स, ठीक है, हाँ, रिगार्ड्स का मतलब फीलिंग ऑफ रिगार्ड। फिर हमने लिखा ऑल हिज सन इन लॉज आर वेल एजुकेटेड एंड वेल एम्प्लॉयड, ठीक है, हाँ, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ लिखो इसको। सन इन लॉ का मेन नाउन जो होता है वो सन होता है, इसीलिए जब प्लूरल करना हो तो इसी को करना, तो लिखो सन्स इन लॉ। बाकी अपना ध्यान भी रखना कि जो प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन्स होते हैं वो मेन वर्ड हो ही नहीं सकते। फिर हमने लिखा द ओनली क्राइटेरिया टू जज अ पर्सन इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर विद डिफरेंट पीपल।
अब देखो ये जो हमने इज लिखा ना, ये वर्ब सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट जो क्राइटेरिया लिखा वो प्लूरल है। तो अब या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपना सब्जेक्ट सिंगुलर कर लें, क्राइटेरियन, या दूसरा ऑप्शन है कि हम वर्ब को प्लूरल कर दें, आर। क्या करना चाहिए? कायदे से तो हमें करना चाहिए कि वर्ब को चेंज करें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्राइटेरिया जो नाउन लिखा ना उसके साथ एक डिटरमिनर लिखा द ओनली। अब अगर ये द ओनली डिटरमिनर ना लिखा होता, ठीक है, तब तो हम आर करते, लेकिन अगर द ओनली लिख रखा है ना, तो इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वो एक ही है, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो उसका सिंगुलर नंबर लिखो, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म होती है, क्राइटेरियन सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। अगला देखो, यूजली आई हैव अ बेथ एंड देन गो टू बेड एवरी डे। अब देखो हमने वर्ब में पढ़ा होगा कि बी ए टी एच बात जो होता है ना, ये नाउन है, और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना बी ए टी एच, तो ये वर्ब होता है। अब इस सेंटेंस में देखो हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की, नाउन की? नाउन की। तो लिखो बी ए टी एच बात। ये सब भोला खाते हैं, ये जितने हैं ना इसमें, ये दोपहर में गर्मी में बाहर निकलते हैं तो गर्मी से बचने के लिए सब भोला खाते हैं। वो देखो सब पटके दे रहा है, रजिस्टर रजिस्टर, हद है। पता नहीं मन में बात आ रही, कहूं कि छोड़ूं। रिस्क है कहने में। अगला देखो, लास्ट में कहूंगा, कह के फिर निकल जाऊंगा चुपचाप। अगला देखो 28, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आस्क्ड पासर बाई। पासर्स बाई, पासर बाई में मेन वर्ड पासर होता है, बाई प्रिपरेशन होती है, तो उसको लिखो पासर्स बाई। फिर हमने लिखा द इमिग्रेशन ऑफिसर्स विल आस्क ऑल ऑफ यू टू शो योर पेपर। पेपर्स, पेपर मटेरियल होता है, पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर मीनिंग डॉक्यूमेंट्स हो तो हमेशा पेपर्स लिखा करो। अगला देखो, द इन्फ्लेशन इज सो हाई दैट 100 रुपीज नोट डज नॉट बाई मच। मेन वर्ड इसमें क्या है, रुपीज या नोट? नोट। अब मेन वर्ड अगर नोट है तो ये 100 रुपीज जो लिखा है इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखो, 100 रुपी। नाउन मॉडिफायर्स हमेशा सिंगुलर नंबर। 31 देखो, आर रूम इन द होटल वेयर वी स्टेड वाज इन्फेस्टेड विद माउसेस। अब देखो अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो माउस की प्लूरल फॉर्म माइस होती है, तो माउसेस हटाओ, माइस लिखो। अगला देखो, दे से दैट a teacher of them has been nominated for the president award this year। अ टीचर ऑफ देम अगर हम लिख रहे हैं तो इन लोगों का टीचर एक ही होगा या और भी होंगे? हाँ, और भी होंगे। अगर टीचर और भी होंगे तब तो फिर ऑफ के बाद उन सबको लिखना पड़ेगा जिनमें से हम एक को रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे लिखो, अ टीचर ऑफ देयर्स। अ टीचर ऑफ देयर्स जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब जाएगा वन ऑफ देयर टीचर्स। तो जब हम किसी नाउन के साथ एन आर्टिकल लिखते हैं तो वो इंडेफिनिट होता है। जनरली नाउन्स वही इंडेफिनिट होते हैं जो वन ऑफ मैनी हो। वन ऑफ मैनी की सिचुएशन को जब रेफर करना हो तो ऑफ से पहले वन लिखा करो और ऑफ के बाद टोटल लिखा करो। टोटल का मतलब है देयर्स, देयर्स का मतलब देयर टीचर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैन whom you met at the conference is a friend of सरल। इज अ फ्रेंड ऑफ सरल्स। तो अब फ्रेंड का मतलब ये वो फ्रेंड हो गया जिससे मिले, लेकिन अगर हम अब फ्रेंड लिख रहे हैं तो इसका मतलब फ्रेंड एक ही नहीं होगा, और भी होंगे, तो ऑफ के बाद उस टोटल को लिखना पड़ेगा। टोटल का मतलब सरल के सारे फ्रेंड्स। तो अगर सरल को नहीं, सरल के फ्रेंड्स को रेफर करना है तो सरल पजेसिव केस में लिखो, सरल्स। अगला देखो, द सेल्समैन ट्राइड टू परसुएड देम बट विद लिटिल और नो इन्फ्लुएंस। हाँ, अब देखो कोई सेल्समैन है, वो किन्हीं लोगों को परसुएड कर रहा है। परसुएड करने का मतलब उनको मनाना चाह रहा होगा कुछ खरीदने के लिए, ठीक है, कन्विंस करना चाह रहा होगा, बट विद लिटिल और नो इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे अगर कोई परसुएड कर रहा है तो परसुएशन जो है वो मीन्स है, मतलब परसुएशन एक प्रोसेस है, उससे जो हमें अचीव होगा वो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे जो हम रेफर कर रहे हैं लिटिल और नो इन्फ्लुएंस, ये बात यहाँ पे इन्फ्लुएंस प्रोसेस की नहीं हो रही, प्रोसेस तो परसुएशन है, रिजल्ट की हो रही है कि जिन लोगों को उसने परसुएड किया वो लोग माने या नहीं माने। तो अगर रिजल्ट को रेफर करना हो तो या तो रिजल्ट लिखा करो, नहीं तो इफेक्ट लिखा करो, बट विद लिटिल और नो इफेक्ट। इफेक्ट लिखो या रिजल्ट लिख दो, तो जो भी आउटकम होता है उसके लिए रिजल्ट लिखा करो। द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे, ठीक है, हाँ वेडिंग डे आ जाएगा।
It was reported that only 70% of the electorates voted in the recently held election. इलेक्टोरेट, अब जो इलेक्टोरेट वर्ड होता है ना, ये देखने में भले ही लगता है सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल होता है, क्योंकि वो पहले से ही प्लूरल होता है इलेक्टोरेट, तो उसको इलेक्टोरेट्स नहीं लिखना चाहिए। अगला देखो, हरिओम। 50 हेड्स ऑफ कैटल, 50 हेड्स ऑफ कैटल, एक तो कैटल नाउन प्लूरल होता है, एक तो कैटल नाउन प्लूरल होता है, तो और प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि चूंकि वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है, उसकी कोई यूनिट फॉर्म नहीं होती, तो उसके साथ जो न्यूमरल हम यूज करेंगे वो यूनिट के साथ आएंगे, तो उसके यूनिट हेड को मान लिया करो, 50 हेड्स ऑफ कैटल। अगला देखो, मैसेंजर ब्रॉट अ गुड न्यूज। अब देखो, या तो ये हटाओ, ऐसे लिखो मैसेंजर्स ब्रॉट गुड न्यूज, और नहीं तो लिखो अ पीस ऑफ गुड न्यूज। अनकाउंटेबल नाउंस काउंट नहीं हो सकते, लेकिन डिवाइड हो सकते हैं, तो या तो लिखो अ पीस ऑफ गुड न्यूज, या फिर लिखो सिंपली गुड न्यूज। 39 देखो, ऑन फार्म्स द फॉक्स इज कंसिडर्ड अ वर्मिन एंड ट्रीटेड एज सच। ए रिमूव कर दो, वर्मिन नाउन देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन प्लूरल होता है, तो जो नाउन्स प्लूरल होते हैं उनके साथ एन आर्टिकल नहीं यूज होते, तो ए रिमूव कर दो। 40 देखो, वी हैव ओनली हिज वर्ड्स फॉर इट दैट द चेक इज इन द पोस्ट। अब यहाँ पे वर्ड्स का मतलब हम शब्द माने या न्यूज माने या कमिटमेंट माने, क्या माने? अब देखो, अगर इसका मतलब शब्द है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसका मतलब न्यूज या कमिटमेंट है तब फिर ये गलत है, ठीक है। और कायदे से इसका मतलब यहाँ पे न्यूज या कमिटमेंट ही होना चाहिए। कोई पर्सन है, उसने चेक भेज दिया और उसने ये बात हमें कमिट की है, ठीक है, तो अगर ये कमिटमेंट है, इसका मतलब न्यूज है, तो इसको वर्ड लिख दो। वर्ड का मतलब अगर शब्द हो तो इसको प्लूरल लिखा करो, मतलब जरूरत पड़े तो लिख लो। अगर इसका मतलब न्यूज या कमिटमेंट हो तो हमेशा सिंगुलर रखा करो। Such social programs provide all social stratums with an opportunity to share a common social platform. Strata, stratum की प्लूरल फॉर्म स्ट्रेटा होती है। अगला देखो, all these students helped one another in solving the doubts of each others. अब देखो, जैसे हमने लिख दिया in solving the doubts of each other, अब अगर हम ये ईच अदर्स पजेसिव केस में लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम ईच अदर को नहीं बल्कि किसी और को रेफर कर रहे हैं। अब या तो किसे रेफर कर रहे हो तो बताओ यहाँ पे, आप ध्यान से देखें तो किसी को रेफर तो किया नहीं जा रहा है, स्टूडेंट्स को ही रेफर करना है। तो अगर स्टूडेंट्स को ही रेफर करना है तो स्टूडेंट के लिए तो प्रोनाउन ईच अदर आ ही गया। अब इसको अगर पजेसिव केस में लिख दोगे तो किसी और को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें पता है किसी और का तो रेफरेंस है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये जो पजेसिव केस है इसे हटा दो। अब ध्यान रखना, पजेसिव केस में लिखे गए नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी पजेशन को रेफर करते हैं, ना कि उसे जो पजेसिव केस में लिखा गया है, लेकिन हमें पता है कि हमें किसी और को नहीं, इसी को रेफर करना है। तो या तो इसको ऐसे लिखो, इन सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ ईच अदर, या फिर इसको ऐसे लिखो, इन सॉल्विंग ईच अदर्स डाउट्स। तो या तो अगर ईच अदर को पजेसिव केस में लिखना है ना, तो ऑफ को रिमूव कर दो और इसको ऐसे लिख दो, इन सॉल्विंग ईच अदर्स डाउट्स, या लिखो इन सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ ईच अदर, ईच अदर लिखना। अबे तुम्हें क्या पता कि वो 2 स्टूडेंट होंगे कि 1000 होंगे, जो लिखा उसे सही मान लिया करो। अगला देखो, द कस्टमर आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ द वॉच विद अ लेदर स्टेप। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो, लेदर के पहले जो ए लिखा है ना, उसको अगर हटाने की कोशिश करो तो बदतमीजी दे रहे हो, क्योंकि वो आर्टिकल ए जो है ना वो लेदर के लिए नहीं, वो स्टेप के लिए यूज हो रहा है। मेन वर्ड वहां पे स्टेप है, स्टेप काउंटेबल होता है, लेदर मटेरियल है, तो हम लेदर के लिए यूज कर रहे हैं, वो स्टेप के लिए यूज कर रहे हैं। कंपाउंड रिलेटिव कंपाउंड नाउन्स में जो आर्टिकल लिखे होते हैं वो मेन नाउन के लिए होते हैं। इसमें देखो कॉस्ट वर्ड है ना, इसकी जगह प्राइस लिखो। बाकी अपना ध्यान देना, कॉस्ट इज द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट वो होती है जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, और जिससे जिस प्राइस पे उसको वो, मतलब जिस कॉस्ट पे उसको वो परचेज करता है कस्टमर, वो प्राइस होता है। ये तुमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे लिखो प्राइस, द कस्टमर आस्क्ड द प्राइस ऑफ द वॉच। कॉस्ट पूछेगा कोई कस्टमर तो बता देगा दुकानदार, हाँ,
अगर बता भी दिया ना तो फिर उसको उतने पैसे तो मिलने नहीं है। इंडिया का दुकानदार, मतलब दुकानदार भी खैर कम नहीं होता, लेकिन कस्टमर तो फिर माशाअल्लाह होता है। उसको बता दो ये 100 रुपए की चीज है, तो वो 90 रुपए ही देगा। तुम वहां पे दिन भर बैठे हो, तुम अपना बिजली पानी खर्च कर रहे हो, स्टाफ की सैलरी दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है उसे। ठीक है। वो ये नहीं, इतना सेंस नहीं यूज करता कि कोई आदमी अगर मतलब कुछ काम धाम कर रहा है तो ऑब्वियस बात है इसके अपने कोई इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, वो तो बस जेब से खींच लेगा। ठीक है। कस्टमर भी एक तरीके का डकैती होता है। बस गन नहीं होते उसके पास। नहीं तो और देखो, 10 रुपए के 4 गोलगप्पे खाए, अब पांचों वाला भैया बड़ा तीखा लग गया, तीखा लग गया, दही खिला दो, पता नहीं नाटक करके वो एक और खा लिया। यही होता है ना नाटक, ये नहीं होता। ये भी डकैती नहीं से क्या कहोगे? नहीं होता डकैती। एक पापड़ी खिला दो, यही होता है ना नाटक। कॉम्प्लीमेंट नहीं तो होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, बिट्टू टिक्की वाले के यहाँ खा लो जाके। एक बार मैं उसके यहाँ गया, तो यहाँ पे रानी बाग में, हमें लगता है सबसे पुराना स्टोरी उसका रानी बाग का ही है। तो वहां गया, और वो 30 रुपए के 5 देता है शायद, पता नहीं 6, 5 या 6 होते हैं। खा लिए। अच्छा, वो जो उसका जलजीरे वाला पानी था वो बड़ा अच्छा लगा, तो मैं सोचा थोड़ा और ले लेता हूँ। ठीक है। कह रहा पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई आदमी है क्या, बाहर तो कितने का भी ले लो। तो कह रहा पैसे पड़ेंगे सर। मैंने कहा, कितने? 9 रुपए। मैंने कहा लो। मैंने फिर उसको 10 का नोट दे दिया, मैंने कहा तू 10 ही रख ले। ठीक है, 9 छोड़, कहाँ एक वापस करेगा? नहीं, कह रहा वापस नहीं सर, आप एक और दो भी। मैंने कहा क्यों? कह रहा वो जीएसटी भी है। इतने पागल सर। 9 रुपए का पानी। ठीक है। और उस पर जीएसटी। तो मैंने सोचा मैं इसको एक रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि भाई 9 रुपए का हुआ, तो मैं इसको 10 रुपए का नोट दे रहा हूँ, 10 तू रख ले, एक मत दियो वापस, कीप द चेंज। वो कह रहा है 1 रुपया भी और दो। मैंने कहा भाई तू बहुत पागल आदमी है। ठीक है। अब वहां खा लो जाके पापड़ी, पानी तक नहीं देते वो, पापड़ी तो दूर की बात हो गई। गरीब आदमी की आदमी दम निकाल लेगा। गरीब आदमी है कि तिराहे चौराहे पे अपना ठेली लगा के बेच रहा गोलगप्पे, जबरदस्ती जितने खा पाओ, पापड़ी, नमकीन, फलाना ढिंगाना खा। ये अगला देखो, कितना नंबर था? 44 देखो। द बिल्डिंग हाइट इज प्रोबेबली ग्रेटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग लिखो। 45th का आंसर अपने आप बताओ। देयर आर। अब देखो, हमने पढ़ा कि देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब आती है उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद लिखा हो। वर्ब के बाद हमने लिखा 1/3। अब 1/3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का नंबर ना सिंगुलर होता ना प्लूरल होता, उसका वही नंबर हमें मानना पड़ता है जो उसके टोटल का हो। टोटल है स्टूडेंट्स, तो अगर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसका मतलब जो उसका फ्रैक्शन है 1/3 वो भी प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो फिर इस वर्ब की जगह आर लिखो। देयर आर स्टिल 1/3। तो फ्रैक्शंस ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, उनका वही नंबर मान के चला करो जो उनके टोटल का हो। 46 देखो। दिस साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी स्पेंड 1.5 years। ईयर्स लिखो, ईयर्स। हालांकि अगर हम चाहें तो इसको 1.5 year भी लिख सकते हैं। 1.5 year लिखो या तो, या फिर लिखो 1.5 years। अगला देखो, दिस मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स, वेयर अबाउट्स, ये नाउन्स हमेशा वैसे ही लिखा करो, इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म हेडक्वार्टर्स ही होती है। 48 क्वेश्चन में हमने लिखा मीन। मीन का मतलब यहां पे क्या होगा? मीन का मतलब होता क्या वैसे, क्या बताया था क्लास में? मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर वो मीनिंग देखें तब तो यहाँ पे सेंटेंस बकवास मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। मुंबई जाने के लिए एवरेज की क्या जरूरत? इसको लिखो मीन्स। और जब हम मीन्स लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मीडियम। 49th का आंसर अपने आप बताओ। 49th का आर्स, ठीक है। हाँ, दिस फ्रेंड ऑफ आर्स। अब देखो, जो आवर हमने लिखा ना डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर बिना नाउन के नहीं यूज होते। अब या तो इसके साथ में वो नाउन लिखो, आर फ्रेंड्स, और नहीं तो इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दो, आवर्स। अगला देखो, इट इज अ रेयर स्पीसीज ऑफ बीटल्स। देखो, ये जो स्पीसीज नाउन होता है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज किया ना वो इट है, सिंगुलर। तो अगर हमने प्रोनाउन सिंगुलर यूज किया तो इसका मतलब नाउन भी सिंगुलर होगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है, और जो भी नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो अगर ये नाउन सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है तो बिना आर्टिकल के नहीं आएगा। इसको लिखो, इट इज अ रेयर स्पीसीज। जो भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल होते हैं वो बिना आर्टिकल के मत लिखा करो। अगला देखो, द स्ट्रॉन्ग इज सपोज्ड।
द स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या मान रहे हो? स्ट्रॉन्ग पीपल इन जनरल। जब भी हम किसी एडजेक्टिव साथ में द आर्टिकल लिखकर उसे एज ए नाउन यूज करना शुरू करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑल द पीपल ऑफ दैट टाइप, कि उस टाइप के सारे लोग, जनरल। तो द स्ट्रॉन्ग का मतलब है स्ट्रॉन्ग पीपल, तो इसके साथ में लिखो आर, द स्ट्रॉन्ग आर सपोज्ड। 52nd क्वेश्चन देखो, 3/4 मनी। अब यहाँ पे मेन वर्ड है मनी, 3/4 है उसका मॉडिफायर, मॉडिफायर प्लूरल फॉर्म में मत लिखा करो, तो इसको लिखो 3/4। हालांकि अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी सही कर सकते हैं, 3/4 ऑफ द मनी, या तो लिखो 3/4 ऑफ द मनी और नहीं तो लिखो 3/4 मनी। अगला देखो, 1/3 ऑफ द कैटल ग्रेजिंग इन द मीडो इज माइन। अब हमने इज माइन लिखा, अभी जो इज माइन प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट देखो सेंटेंस में कहां है? इज माइन प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है? बदतमीजी हो क्या? 1/3। अबे जो इज माइन हमने लिखा ना इसका सब्जेक्ट है 1/3। अच्छा 1/3 है फ्रैक्शन। अब इसका नंबर सिंगुलर प्लूरल कुछ होता नहीं है, इसका नंबर वही जो इसका टोटल का हो, टोटल है इसका कैटल, कैटल होता है प्लूरल, तो 1/3 हो गया प्लूरल। अगर 1/3 प्लूरल हो गया तो इसकी जगह आर लिखो, 1/3 आर माइन। अगला देखो, माई फ्रेंड हैज जॉइंड अ कंपनी वेयर इज जॉब इंक्लूड्स 2 वीक्स पेड वेकेशन। वेकेशन, ठीक है, हाँ वेकेशन है, स्पीसीज है, सीरीज है, इनिंग्स है, फिश है, और ये सारे नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम होते हैं, तो वेकेशन लिखो। फिर हमने लिखा हिज वाइफ्स ब्रदर्स सर्वेंट। अब देखो दो कंसेक्यूटिव अपॉस्ट्रोफीज नहीं यूज हो सकती, तो इसको लिखो द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर, द सर्वेंट ऑफ हिज वाइफ्स ब्रदर। द पोएट हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएट्रीज फॉर चिल्ड्रन। पोएम्स, व्हाट वी राइट और रीड इज पोएम। जो भी हम पढ़ते लिखते हैं ना वो पोएम होती है, पोएट्री उसकी फॉर्म होती है। अब जैसे हमने नंबर ऑफ जो लिखा है ना, या नंबर ऑफ डिटर्मिनर होता है, न्यूमरल डिटर्मिनर होता है, काउंटेबल नाउन के साथ लिखा जाता है। तो अगर हम नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे काउंटेबल नाउन आएगा, पोएट्री अनकाउंटेबल होता है, तो पोएट्रीज हटाओ, पोएम्स लिख दो। फिर हमने लिखा द विलेजर्स हैव रिपोर्टेड टू हैव सीन मैनी मैन ईटर्स। अब देखो यहाँ पे समझना, जैसे मैन ईटर जो वर्ड हमने लिखा है, हमें इसकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। अब एक ऑप्शन तो हो सकता है कि हम लिख दें मैन ईटर, ईटर्स, या एक इसकी प्लूरल फॉर्म हो सकती है हम लिख दें मैन ईटर्स। अब अगर हम मैन ईटर्स लिखेंगे तो इसका मतलब ये मैन सब्जेक्ट है, अगर मैन लिखेंगे तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये समझना है कि जो मैन ईटर हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है। वन हु ईट्स मैन, इसका मतलब ये है, या इसका मतलब है अ मैन हु ईट्स। मैन ईटर का मतलब क्या होता है? वन हु ईट्स मैन या मैन हु ईट्स? वन हु ईट्स मैन, मैन को खाने वाला, नरभक्षी। कोई जानवर हो सकता है, कोई देवी देवता हो सकता है, कोई राक्षस हो सकता है, कोई दूसरा आदमी हो सकता है, कबीला वाला। तो इसका मतलब ये होता है वन हु ईट्स मैन, जो मैन को खाए वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन वर्ड जो है ना वो वन है, मैन तो ऑब्जेक्ट है, मतलब ईट करने वाला पर्सन कोई और है। तो इसका मतलब मैन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो जो हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे। अगर किसी कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन वर्ड सब्जेक्ट हो तो दोनों को प्लूरल किया करो, अगर ऑब्जेक्ट हो तो जो मेन वर्ड हो उसको प्लूरल किया करो, मैन और वुमेन को नहीं। तो इसको लिखो द विलेजर्स हैव रिपोर्टेड टू हैव सीन मैनी मैन ईटर्स, MAN। 58 देखो, द टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड वेदर। वेदर इज द नेम ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, नेम्स ऑफ स्टेट्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको लिखो, ए रिमूव कर दो, बस गुड वेदर लिखो, द टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव गुड वेदर। 59 देखो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस। रीजन है या कॉज है? कॉज है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो होती है ना, दैट कॉजेज एक्सीडेंट्स, वो एक्सीडेंट को हैपन करते हैं। तो अगर हैपन करते हैं तो यहाँ पे कॉज लिखो। जिनमें कोई डूअर हो जो काम को परफॉर्म करे वहीं पे कॉज रीजन होता है, नहीं तो कॉज लिखा करो। अर्ली रिटायरमेंट इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमिना इन यूरोपियन कंट्रीज। फिनोमिनन,
फिनोमिनन सिंगुलर नाउन होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। यहाँ पे हमें सिंगुलर नाउन की जरूरत है क्योंकि जिस नाउन को रेफर करना है वो है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब फिनोमिना वर्ड यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए, तो लिखो फिनोमिनन। फिर हमने लिखा था गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू ऑल वुमेन ड्राइवर्स। विमेन लिखो, विमेन, विमेन ड्राइवर्स। द वुमेन ड्राइवर्स का मतलब द वुमेन हु ड्राइव, मतलब वो महिलाएं जो गाड़ियां चलाती हैं, ड्राइविंग करती हैं। बच के चलना चाहिए उनसे, ये कह रहा है, यही तो कह रहा है और क्या। उनको दिखा नहीं, फ्री ट्रेनिंग दो उनको, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। रिस्क ले लिया क्या मैंने? एक सलाह दे रहा हूं तुम लोगों को ऐसे, महिला चालक कोई हो ना, ये छोड़ो यार। कौन पंगा ले, मतलब में देवियों का श्राप भी लग जाता है जल्दी। फिर भी चलो बता देता हूं जनहित के लिए, अगर इंडिकेटर दाएं मिले ना तो तुम बाएं मोड़ना। नहीं होता ऐसा, इंडिकेटर बाएं तो समझ लो अभी दाएं मुड़ना है। मैंने पूछा ऐसे क्यों, तो उन्होंने कहा सामने वाले के हिसाब से देना है ना इंडिकेटर, अपने को नहीं, सामने वाले को हिसाब मान लेना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है फिर तो बढ़िया। अगला देखो, ऑल द फर्नीचर्स इन दिस शोरूम। अब देखो फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन है, प्लुरल तो होना नहीं है, उसको तो पहले फर्नीचर कर लो। अब फर्नीचर कर देने से ही हो गया सिंगुलर। अच्छा, हमने सेंटेंस में दो वर्ब लिख रखे हैं आर, अब हमें उन वर्ब्स को भी जस्टिफाई करना है क्योंकि आर वर्ब प्लुरल होती है। अब या तो दोनों जगह इज लिखो, ठीक है, या फिर उसको लिखो ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। पीसेस लिख दो, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख दो। अगला देखो, मोस्ट कंपनीज इन दिस एरिया यूज मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीनरीज। मशीन्स, या तो मशीन्स लिखो और नहीं तो मशीनरी लिखो। अगला देखो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। अब देखो फ्रूट वर्ड जब तक हमें कैटेगराइज ना करना हो, जब तक किसी स्पेसिफिक को ना रेफर करना हो, जैसे मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, ऐसे किसी पर्टिकुलर को रेफर करना है तब तो हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में इस नाउन को सिंगुलर रखा करो। तो फ्रूट लिखो, फ्रूट है, फ्यूल है, फूड है, इन नाउन्स को जनरल सेंस में अनकाउंटेबल माना करो, वेजिटेबल्स को नहीं। असल में होता है कि जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में एबल लिखा होता है ना वो एडजेक्टिव होते हैं, और जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं ना तो प्लूरल फॉर्म में लिखा करो। अगला देखो, I can't understand why they searched only our luggage at the station and nobody else. अब देखो nobody else, somebody else, anybody else, ये हमारे कंपाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स में अपॉस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड पे यूज किया करो, तो nobody से अपॉस्ट्रोफी हटाओ, else पे यूज करो। अगला देखो, I still remember the sad spectacle of her standing covered in mud. अब यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा माने या सीन माने, सीन मानना पड़ेगा। अब ये सिंगुलर है, एक मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको हमें रेफर करना है, तो अगर ये सिचुएशन एक पर्टिकुलर है तब ये सिंगुलर है तो स्पेक्टिकल लिखो। अगर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं तो हम इसको मान लेते हैं स्पेक्टिकल्स को प्लुरल, सीन्स, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रेफर किया जा रहा है तो इसको सिंगुलर मानो, लिखो स्पेक्टिकल, द सैड स्पेक्टिकल। 67 का आंसर अपने आप बताओ। हाँ, विद द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, with the other members of his family. More? सब भोला खाते हैं इसे तो, अपने आप ही पूछ ले, अपने आप ही बता ले, ठीक है। अगले पे आ जाओ। There is a convincing evidence of a link between exposure to the sun and skin cancer. अब देखो ये जो हमने एविडेंस नाउन लिखा है ना, ये सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर क्या, अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल होने की वजह से काउंटेबल है नहीं, तो हमने जो आर्टिकल ये लिखा ना वो गलत है। अब अगर चाहते हो कि वो आर्टिकल सही हो जाए तो यहाँ पे लिख दो देयर इज अ कन्विंसिंग पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है, देयर इज अ कन्विंसिंग पीस ऑफ एविडेंस, ऐसे लिख दो तो सही हो जाएगा, और नहीं तो ये हटा दो, बस सही करो।
देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस, खत्म। अनकाउंटेबल नाउन्स का दे एन आर्टिकल में लिखा करो। 69th में हमने लिखा द हार्श वेदर ऑफ द आर्टिक रीजन्स इज नॉट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, टेम्पररी एटमॉस्फेरिक सिचुएशन और एवरेज वेदर। असल में जो हमारे पोल्स हैं, आर्कटिक रीजन्स हैं, वहां का जो एटमॉस्फेयर है ना, ठीक है, वहां की जो हालत है, जो हमेशा रहता है, वो वेजिटेशन के मतलब अगेंस्ट है, मतलब कंड्यूसिव नहीं है। तो वो जो टेम्पररी होता है फिनोमिनन एटमॉस्फेयर का, उसे तो हम वेदर कहते हैं, लेकिन जो परमानेंट हो उसको क्लाइमेट कहा करो। तो यहाँ पे वेदर हटाओ, क्लाइमेट लिखो, ये वहां की परमानेंट कंडीशन है, द हार्श क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक रीजन्स। फिर हमने लिखा द ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल, लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, इसको लिखो लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। अगर हम एडजेक्टिव्स को कभी भी यूज करें एज अ नाउन, तो उनके साथ में पजेसिव केस मत लिखा करो, उनकी प्लूरल फॉर्म मत लिखा करो। फिर हमने लिखा वन कैन सी मैनी एयरक्राफ्ट्स होवरिंग ओवर द सिटी इन द स्काई। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, ये नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं। अगला देखो, फिर अगला आ गया यू हैव रियली डन अ ग्रेट मिस्टेक। आंसर तो इसका देखो, डन की जगह मेड लिख लो, यू हैव रियली मेड अ ग्रेट मिस्टेक। बाकी अपना ध्यान रखना है कि ये जो मिस्टेक नाउन है ना, इसके साथ में वर्ब मेक यूज क्या करो, या कमिट भी यूज कर सकते हैं, कमिट अ मिस्टेक। अब ये जो इस तरीके के सेट फ्रेजेस होते हैं ना, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ में कोई पर्टिकुलर नाउन यूज होगा, या किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ में कोई पर्टिकुलर वर्ब होगी, ये कोलोकेशंस होते हैं, मतलब नेटिव यूजेस होते हैं लैंग्वेज के, जिस तरीके से यूज किए जाते हैं वैसे लिखा करो। अब वैसे तो अगर चाहो तो इसको इंग्लिश कोलोकेशंस लिखोगे, ऑफ, हैव, मेक, टेक, डू, दो चार वर्ब होती हैं। हैव वर्ब के साथ कौन से नाउन्स यूज होते हैं, या किन नाउन्स के साथ हैव वर्ब यूज होती है, टेक वर्ब हो गई, मेक वर्ब हो गई, डू वर्ब हो गई, गेट वर्ब हो गई, बस। अब इनको चाहो तो अपना नेट पे पीडीएफ ढूंढ लो, दुनिया भर के हैं, मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो, अपना पढ़ लो। नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, देखो अभी अपने एक नया ऐप बनवाया है, थोड़ा सा इस पे काम चल रहा है, तो इसका यूट्यूब पे एक दो दिन प्रमोशन करेंगे, फिर तुम लोगों को भी बता दिया जाएगा। अभी खैर डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर भी कर सकते हो, ये अपना ऐप है ना। इस पे हमने क्या किया, इस पे जाओगे तो असिक इंग्लिश नाम से है, ये ढूंढ लेना प्ले स्टोर पे। इसमें देखो ये लाइब्रेरी, एक होम पेज पे एक लाइब्रेरी इशू दे रखा है ना टॉपिक, इसको क्लिक करोगे तो इसमें ये असाइनमेंट ऑप्शन आएगा। अभी जो असाइनमेंट ऑप्शन है ना, इसमें सारी पीडीएफ दे रखी है इंपॉर्टेंट थिंग्स की। इसी में अगर देखोगे ना, तो ये देखो, ये लिखा वोकैब सम कोलोकेशंस। अब ये कोलोकेशंस है, पीडीएफ फाइल है, अपनी डाउनलोड कर लेना, यहाँ से पढ़ लेना। और ये जो तुम्हारे क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके भी सारे असाइनमेंट इसमें पीडीएफ में पड़े हो। अगर मान लो तुम्हारा असाइनमेंट वगैरह अपना खो गया, तो इसमें पीडीएफ यहाँ से निकाल सकते हो, प्रिंट कर लो। और ये असिक इंग्लिश नाम से ऐप है, काफी फीचर है इसमें, वो सारे काम के हैं बहुत ज्यादा। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये क्यों तुम सोचते हो कि फ्री नहीं होगा मेरे यहाँ कुछ भी? ये क्यों पूछते हो फ्री है? वैसे देखो, अभी तो हम खैर नाउन डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तब डिटेल में समझा दूंगा। इसमें काफी काम की चीजें हैं। एक तो असाइनमेंट्स हैं, सारे क्लास के भी हैं और दुनिया भर के और भी जो सीखने के लिए चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी ऑप्शन में। सबसे गजब चीज इसमें पता है क्या डलवाई हमने? यहाँ पे देखो, ये जो एक ASIC फॉर्म है, ये रेड है ना, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, इस साइड में तो वीडियो भी बाद में अपलोड करना शुरू करेंगे। इस साइड में ना हमने डिस्कशन टैब बना रखे हैं। इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब है, ग्रामर है, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है, इसमें आओ अपना, यहाँ पे सारे अपना कमेंट करते हैं, अपना क्वेश्चन कमेंट करो। दूसरे का क्वेश्चन है, अगर उस तुम उस पर रिप्लाई करना चाहते हो, देन यू कैन रिप्लाई, तो तुम उस पर रिप्लाई भी कर सकते हो। मतलब सेल्फ लर्निंग के लिए, अपना सेल्फ डिस्कशन के लिए। तो इस तरीके से भी है, मतलब काफी उसको मैंने सोच समझ के, बहुत दिनों से काम इस पे चल रहा है, अभी एक दो दिन में आउट हो जाएगा। हालांकि प्ले स्टोर पे अभी भी है, चाहो तो अपना डाउनलोड कर लेना। तो उसमें ये दे रखा है। और ये जितने भी अपने पास बच्चे पढ़ते पढ़ाते हैं ना, इनका सबका इसमें अभी एक प्रैक्टिस बैच बनाएंगे। तुम सबको एक कूपन दिया जाएगा, तो उसको फ्री में ज्वाइन कर पाओगे। ये देखो, ऐसे बता देता हूँ, ये होम पेज है ना, इसी पे कुछ तो पेड कोर्सेज हैं, एनकॉम वगैरह, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। एक ये है एनकॉम प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बैच है, जो बच्चे पढ़ते हैं अपने किसी बैच में ना, उनको ये ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ऐसे जो भी प्रैक्टिस के वीडियोस वगैरह होते हैं ना, जो पेपर वगैरह इंग्लिश के होते हैं, उनके सबके वो इसी पे मिलेंगे। तो डाउनलोड तब तक अपना कर लेना, बाकी फिर मैं बाद में समझाऊंगा किसी दिन डिटेल में। तो खैर,
ये जो हमारी मेक वर्ब है ना, इसके में मिस्टेक नाउन है, इसके साथ में मेक वर्ब लिखो। इस सीजीएल के पेपर में भी आया 2016 के। तो लिखो यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक। नेक्स्ट में आ जाओ। द मैन आस्क्ड, ये तो हो गया। मिस्टेक काउंटेबल बेटा। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, ही हैड नॉट रेड द लेटर एंड सो वाज अनअवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखो कंटेंट को अगर हम एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा थीम। अच्छा, कंटेंट्स का मतलब होता है इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो कोई भी हमारे पास लेटर आया, उस लेटर में जो भी मैसेज वगैरह लिखा हुआ है ना, वो उसका कंटेंट्स है। तो यहाँ पे कंटेंट हटाओ, इसकी जगह हो कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब इंक्लूडेड थिंग्स। कंटेंट्स का मतलब ऑल द थिंग्स कंटेंट। 74th क्वेश्चन में ये जो हमने 50 यूज किया, देखो ये नंबर किसके लिए, कस्टमर के लिए, कंप्लेंट्स के लिए? ये कस्टमर के लिए। जब हम किसी नाउन को पजेसिव केस में लिखते हैं तो वहां पे लिखे गए डिटरमिनर पजेसिव केस के नाउन के होते हैं। तो इसका मतलब ये जो 50 है ना, ये कस्टमर के लिए है। अगर ये कस्टमर के लिए तो कस्टमर नाउन प्लूरल नंबर में होना चाहिए, और अगर ये प्लूरल नंबर में होना चाहिए तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लिखो। तो अगर हम 50 लिख रहे हैं तो इसका मतलब कस्टमर एक नहीं है, बहुत होंगे, तो इसको प्लूरल फॉर्म में लिखो। 75 देखो, ट्रिक आफ्टर ट्रिक। सीरीज या सीक्वेंस ऑफ नाउन्स के लिए नाउन्स की यूनिट फॉर्म लिखा करो, सिंगुलर। ट्रिक आफ्टर ट्रिक। जब हमें नाउन्स की किसी सीरीज को या सीक्वेंस को रेफर करना हो तो उनकी यूनिट फॉर्म का यूज किया करो। द कंपनी डज नॉट एम्प्लॉय मोर देन अ कपल ऑफ डजन्स पीपल। अब देखो एम्प्लॉय वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो पीपल है। कंपनी डज नॉट एम्प्लॉय पीपल, ठीक है। मोर देन अ कपल ऑफ डजन, ये जो पूरी फ्रेज हमने लिखी है ना, ये उस पीपल नाउन का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर ये उसका डिस्क्रिप्शन है तो डजन को डजन, मतलब डजन्स को डजन लिखो। डजन मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड पीपल है, उसका मॉडिफायर है, इसको सिंगुलर नंबर में लिखो, डजन। अगला देखो, द मैजिशियन आस्क्ड वन ऑफ द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर्स। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखा करो। वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स। अगला देखो, द शॉपकीपर हैज ऑर्डर्ड 5 डजन ऑफ द कॉपीज। अब देखो जब हम 5 डजन लिख देंगे ना तो न्यूमरल बन गया। अच्छा, न्यूमरल्स होते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनेंट्स और नाउन्स को ऑफ प्रीपोजिशन की मदद से रिलेट नहीं किया जाता, तो ये जो ऑफ लिखा है ना इसे हटा दो। अच्छा, जब ऑफ रिमूव कर दोगे तो द भी रिमूव हो जाएगा, और डजन्स में जो एस लिखा वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, द शॉपकीपर हैज ऑर्डर्ड 5 डजन कॉपीज। न्यूमरल्स जो होते हैं वो नाउन्स के साथ लिखा करो। डिटर्मिनर्स और नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन नहीं होते। अगला देखो, द जर्मन इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अगर हम द जर्मन को सही माने तो इसका मतलब क्या मानना पड़ेगा? जर्मन पीपल। इसका मतलब मानना पड़ेगा जर्मन पीपल इन जनरल। लेकिन बात पीपल की नहीं, लैंग्वेज की हो रही है। अच्छा, लैंग्वेज होती है, आर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं होता, तो वो जो द लिखा ना वो रिमूव कर दो। अगला देखो, इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू बी प्रेजेंट एट द गैदरिंग ऑफ मेजर्स जनरल। ठीक है, इसको लिखो मेजर जनरल्स। मेजर जनरल में मेन वर्ड जो होता है वो जनरल होता है, मेजर उसका मॉडिफायर होता है। मेन वर्ड जो होता है उसी को प्लूरल क्या करो, मेजर जनरल्स। 81st देखो, द पुलिस हैव बीन अनेबल टू सर्व समन्स। आ समन्स, समन्स सिंगुलर फॉर्म होती है ये, और ये काउंटेबल नाउन होता है। जो नाउन सिंगुलर काउंटेबल होते हैं वो बिना आर्टिकल के मत लिखा करो, तो लिखो आ समन्स। 82nd देखो, दिस स्कीम विल बेनिफिट ऑल दोस टाउन्स दैट हैव पॉपुलेशन ऑफ अ हाफ मिलियन। ऑल, बोथ और हाफ, इनको नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले लिखा करो। तो ये जो लिखा ना हाफ मिलियन, इसको लिखो हाफ अ मिलियन। ऑल, बोथ और हाफ को नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले लिखा करो। अगला देखो, मोस्ट साइंस यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर द अल्फाबेट्स ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। कैसे सही किया इसे? हाँ, लेटर्स, इसे लिखो लेटर्स। ये जो मैथ्स और फिजिक्स में हम यूज करते हैं ना, थीटा, बीटा, गामा, ये सब इंग्लिश ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स हैं, तो अल्फाबेट्स के बजाय लेटर्स लिखो। 84 देखो, द ऑर्गेनाइजर्स हैव सेंट इनविटेशन टू ऑल क्लब मेंबर्स फॉर द इवेंट टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ। अब ये क्लब मेंबर और फैमिली मेंबर सेम टाइप कॉन्सेप्ट हो गया। क्लब एक ग्रुप हो गया मेंबर्स का, अगर हम ये मान ले तो मेंबर उसका पार्ट हो गए, पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए ऑफ प्रिपरेशन लिखनी चाहिए, तो लिखो ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब। अगला देखो,
द कैंपेन इज डिजाइन टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक्स को पब्लिक लिखो। यहाँ पे इंक्रीज वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो अवेयरनेस है, पब्लिक उसका है डिस्क्रिप्शन। अगर पब्लिक डिस्क्रिप्शन हो तो इसको एडजेक्टिव मान लिया करो। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव हो जाएगा तो इसके बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, एडजेक्टिव डोंट टेक पॉजेसिव केस। तो सिंपली लिखो पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। फिर हमने लिखा ही हैज गॉट मैनी स्टोरीज बुक्स। मेन वर्ड इसमें स्टोरीज है, बुक्स बुक्स है। अगर मेन वर्ड बुक्स है तो स्टोरीज तो गलत प्लूरल कर दिया, मॉडिफायर्स को प्लूरल नहीं करना चाहिए, तो लिखो मैनी स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट देखो, द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ टेस्टिंग द थ्योरी। अब यहाँ पे एक चीज समझना, हमने पढ़ा है कि इंग्लिश में जो सिंगुलर होता है, मतलब जो वन होता है वो होता है सिंगुलर। मोर देन वन जो होता है वो होता है प्लुरल। फिर वो जितना भी हो, चाहे कितना भी ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वन है तो सिंगुलर है, मोर देन वन है तो प्लुरल है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा है जो जीरो या लेस देन वन हो, तो अगर कुछ ऐसा है जो जीरो है या लेस देन वन है तो वो भी सिंगुलर। तो कुल मिला के जो मोर देन वन है वो प्लुरल है, बाकी सब सिंगुलर ही होता है इंग्लिश में। जीरो भी सिंगुलर है, 0.25 भी सिंगुलर है, -1 भी सिंगुलर है, सब सिंगुलर। अब ये बात क्यों समझाई इसको देखो, यहाँ पे समझना है, इसको हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इस सेंटेंस में हमने लिखा था स्टडी एम्स टू प्रोवाइड मींस ऑफ टेस्टिंग द थ्योरी, कि कोई लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिसर्च का एम जो है वो किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए मींस चाहते हैं, मतलब उनको कोई एक साधन चाहिए जिससे वो किसी थ्योरी को प्रूव कर लें, ठीक है, टेस्ट कर लें किसी थ्योरी को। अच्छा, उसके लिए वो रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी इनके पास कोई मीन्स है नहीं, लेकिन ये चाह रहे हैं इनको मिल जाए। अब मीन्स नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है, मीन्स नाउन काउंटेबल होता है जब इसका मतलब मीडियम हो, सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। अच्छा, अगर इनके पास अभी कोई मीन्स नहीं है और उसको सर्च कर रहे हैं तो हम जीरो मान सकते हैं, जीरो मान रहे हो तब भी सिंगुलर। अब सिंगुलर नाउन काउंटेबल हो तो बिना आर्टिकल के नहीं आता, तो लिखो टू प्रोवाइड अ मीन्स। समथिंग विच इज जीरो इज सिंगुलर। इफ द सिंगुलर नाउन बी काउंटेबल देन यूज ए एन आर्टिकल। अगर सिंगुलर नाउन जो हम लिख रहे हैं वो काउंटेबल हो तो ए एन आर्टिकल के साथ लिखा करो। तो टू प्रोवाइड अ मीन्स का मतलब अ मीडियम, कोई एक मीडियम उनको चाहिए जिससे वो थ्योरी को टेस्ट कर लें। 88 देखो, इट वॉज विद ग्रेट रिलक्टेंट दैट ही टुक अर्ली रिटायरमेंट। अब हमने लिखा विद रिलक्टेंट, क्या मतलब होता है रिलक्टेंट का? हाँ, अनविलिंग। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। अभी देखो अनविलिंग जो हमने लिखा नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव, तो ये वर्ड एडजेक्टिव है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक वर्ड होता है रिलक्टेंस, इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस, और ये नाउन है। जिन वर्ड्स के लास्ट में नेस लिखा होता है वो नाउन ही होते हैं, ध्यान रखना। तो अब अगर ये वर्ड रिलक्टेंट एडजेक्टिव है तो इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनने से रहा, तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब या तो इसके बाद कोई नाउन लिखो और नहीं तो इसी की नाउन फॉर्म जो रिलक्टेंस होती है वो लिख दो। तो रिलक्टेंस का मतलब हो गया अनविलिंगनेस, तो लिखो विद ग्रेट रिलक्टेंस। अगला क्वेश्चन देखो, डिस्पाइट ऑल देयर डिफरेंसेस दे बोथ स्टेड टुगेदर फॉर सेक, whose sake? द चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस को पजेसिव केस में लिखो अपॉस्ट्रोफी एस, सेक नाउन के साथ में पजेसिव केस से लिखा करो। अगला देखो, देयर इज नो अपेरेंट कॉज बाय आवर पेरेंट्स रिलेटिव शुड एग्री टू द प्रपोजल। अब कोई पर्सन है वो बता रहा है कि उनके पास कोई भी ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स और रिलेटिव जो है वो एग्री हो जाएं। तो अगर वो एग्री हो जाएंगे तो ये डूइंग है। अच्छा, डूअर जहां पे होता है वहां पे कॉज नहीं रीजन का यूज किया करो, तो लिखो रीजन। देयर इज नो अपेरेंट रीजन। रीजन का मतलब जस्टिफिकेशन, कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से वो लोग तैयार हो बात मानने के लिए। तो इसका मतलब कोई रीजन होगा तो वो बात मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। अगला देखो, when we reached there the boat with all passengers were already in the center of the river। मिडिल, ठीक है, तो लिखो इन द मिडिल ऑफ द रिवर। फिर हमने लिखा देयर वर 5 इंडिविजुअल्स वॉकिंग इन द पार्क। 5 पीपल लिख दो, 5 पर्सन्स लिख दो, 5 पर्सन्स वॉकिंग इन द पार्क।
इंडिविजुअल एडजेक्टिव होता है, नाउन के तरीके से मत यूज क्या करो। डज द रिसेप्शनिस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर अ कंप्यूटर? रूम, अनऑक्युपाइड स्पेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो लिखो डज द रिसेप्शनिस्ट हैव एनफ रूम फॉर अ कंप्यूटर ऑन हिज टेबल। स्पेस का मतलब जनरल सेंस में दिस रूम हैज मच स्पेस, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई स्पेस चाहिए तो उसके लिए रूम। रूम का मतलब पर्टिकुलर पर्पस। जैसे एक चीज समझ लेना, मान लो जैसे कोई पार्क है, काफी बड़ा है, तो हम इसको कहेंगे स्पेसियस पार्क। इट इज स्पेसियस, ठीक है, क्योंकि बड़ा है, ओपन है। अब मान लो इस पार्क में ये प्ले ग्राउंड है, ठीक है, बाकी सब पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब ये प्ले ग्राउंड में कोई लोग खेलने आए, लेकिन वो प्ले ग्राउंड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, पहले से ही कोई लोग वहां पे खेल रहे हैं। अब वो क्या कहें, देर इज नो स्पेस इन दिस पार्क और देर इज नो रूम इन दिस पार्क। देर इज मच स्पेस, स्पेस तो बहुत है, लेकिन जो तुम्हें जरूरत है खेलने के लिए वो इस समय ऑक्युपाइड है, तो हम इसे कहेंगे रूम। तो रूम मीन्स अनऑक्युपाइड स्पेस, जो ऐसा स्पेस जिसको किसी ने ऑक्युपाई नहीं कर रखा है, और हम इसको पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अगला देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ, नहीं, इफ वर्ड्स गेट आउट अबाउट दिस अफेयर। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब क्या होना चाहिए, शब्द, न्यूज या कमिटमेंट? वैसे न्यूज होना चाहिए, ठीक है, न्यूज। तो अगर इस वर्ड का मतलब न्यूज है तो ये सिंगुलर होता है, इसको वर्ड लिख दो, इफ वर्ड। अच्छा, जब वर्ड लिख दोगे तो गेट को गेट्स कर देना, वर्ड सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी सिंगुलर कर देना, गेट्स। अगला देखो, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर आर मेड ऑफ रेड स्टोन्स एक्सेप्ट फॉर द ताजमहल विच इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स। ठीक है, अभी जो व्हाइट मार्बल्स और रेड स्टोन्स हमने दोनों नाउन यूज किया ना, ये मटेरियल्स हैं जिनसे वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो अगर ये मटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो व्हाइट मार्बल लिखो और रेड स्टोन लिखो। 96 देखो, द मैनेजर हैज गिवन द क्लर्क एन इंपॉर्टेंट वर्क। व्हाट काइंड ऑफ नाउन वर्क इज अनकाउंटेबल? ऑब्जेक्ट नाउन होता है अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल होता तो है, हमने तो लिख दिया एन इंपॉर्टेंट वर्क, ये तो गलत हो गया। अब या तो लिखो एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क तो सही हो जाएगा, और नहीं तो सम लिख दो, एन की जगह सम लिख दो। सम नाउन काउंट, सम जो डिटर्मिनर होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज होता है। ठीक है, लेट गया क्या, लेटा है बे? हाँ, अबे पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा, रीढ़ में, बैकबोन कमजोर हो जाती है बेटा। हाँ, बट अगला देखो, अगला कौन सा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड गुड कैरेक्टर्स। अब देखो, जो कैरेक्टर वर्ड होता है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। दो क्या, मुझे लगता है तीन तक होते होंगे। एक तो कैरेक्टर हम लेटर्स को कहते हैं, अक्षर जो होते हैं ना, बोल्ड कैरेक्टर्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, ऐसे। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर का मतलब रोल भी होता है, नेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, इस तरीके से रोल्स वगैरह होता है ना मूवीज में जो। अच्छा, बाकी कैरेक्टर का मतलब पर्सनैलिटी भी होता है। हाँ, मतलब जो पर्सनल ट्रेट होते हैं किसी पर्सन के, उसकी अपनी जो सेल्फ होती है वो। अब अगर कैरेक्टर का मतलब लेटर है, रोल है, तब तो हम इसे प्लूरल भी कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर्स। लेकिन अगर इसका मतलब पर्सनैलिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है किसी पर्सन की, उसकी सेल्फ है, मतलब कैरेक्टर का मतलब अगर उस पर्सन की अपनी सेल्फ खुद की, ठीक है, तो फिर ये हमेशा अनकाउंटेबल रहता है। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसका मतलब यही होना चाहिए। तो लिखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड गुड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब सेल्फ। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो जिन लोगों को पढ़ाते हैं उनको अच्छा इंसान भी बनाए। अब उनको पर्ची बेचने लगते हैं, पेपर की पर्ची बेच देते हैं। वही एक ही एनआईसीएल का पेपर हुआ एक बार दिल्ली में, काफी पहले की बात है, हालांकि मुझे लगता है 3-4 साल हो गए, शायद ज्यादा ना हो गया। तो वो पेपर 10 बजे शुरू होना था सेंटर्स पे। एक दिन पहले उसका पेपर मिल रहा था 50,000 रुपए का। लोग बता बेच रहे, बच्चे बता रहे जो पेपर पेपर देकर आए। अच्छा, जिस दिन वो पेपर था उस दिन 10 बजे, तो खैर कौन खरीदेगा, लेकिन 9 बजे, 9:30 बजे वो 50 रुपए का बिक रहा था। और वो भी बेच कौन रहा है ये भी देख लेना, रिक्शे वाला जो छोड़ने गया बच्चे को पेपर पे।
जैसे कोई बच्चा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, उसने कहा भाई मेरा पेपर है, मेरा मतलब इस जगह सेंटर पड़ा है, छोड़ दो जाके, ऑटो वाला या जो भी। तो उसने कहा एनआईसीएल का पेपर है, उसने कहा हाँ, उसने कहा कीज तो नहीं चाहिए, 50 रुपए की। वो तो फोटोकॉपी का पैसा निकला है लास्ट टाइम में। अब 20 मिनट बचे हैं, कितने बेच लोगे, ठीक है। तो फोटोकॉपी का पैसा निकला है, बस ये। एक दिन पहले 50,000 रुपए का था, अगले दिन 50 रुपए की कीज बगी। फिर बाद में उन्होंने फेंक दी, जब पेपर शुरू हो गया तो जिनके पास फोटोकॉपी तो फेंक के अपने भाग गए, तो वो पकड़ा गया बाद में कि भाई कीज बाहर कैसे पड़ी। ऐसे नालायकी यहाँ पे, मतलब ऐसे पेपर होते हैं। बहुत से कमीशन है, बहुत से बोर्ड है ऐसे, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कुछ नहीं है। तो खैर इसमें कैरेक्टर लिख दो। women आर नाउ कंसिडर्ड एज इक्वल पार्टनर्स नॉट एज चैटल्स। चैटल्स लिखो, चैटल्स का मतलब बिलोंगिंग्स होता है, और हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा करो इसे। फिर हमने लिखा सच एन इंसिडेंट कुड कॉज सीरियस डैमेजेस। डैमेज लिखो, अगर डैमेज का मतलब हार्म हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। डैमेजेस तभी लिखा करो जिसका मतलब कंपेंसेशन हो। 100 का आंसर अपने आप बताओ। अब देखो, जो यूनाइटेड नेशंस है ना, एक टाइटल है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेम है। अगर ये टाइटल है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तब तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब भले ये देखने में हमें प्लूरल लग रहा हो, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, तो इसके साथ लिखो यहाँ पे हैज। द यूनाइटेड नेशंस हैज। जो टाइटल्स होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के हो, चाहे कंपनी के हो, चाहे किसी भी चीज के हो, वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अगला देखो, डिसेबल्ड विजिटर्स आर वेलकम, देयर इज अ गुड व्हील चेयर एक्सेस। अब देखो, एक्सेस जो होती है ना, बेसिकली एक वर्ब होती है। जब हम उसे नाउन बना के यूज करते हैं ना, तो नेम ऑफ एक्शन होता है। नेम ऑफ एक्शन होने की वजह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो जो हमने आर्टिकल ए लिखा ना, वो गलत है, उसको हटा दो। देयर इज गुड व्हील चेयर एक्सेस लिखो, ए जो लिखा ना वो हटा दो। बाकी अपना ध्यान देना, एक्सेस है, वेदर है, बिहेवियर है, ये नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। 102, टैक्स एंड इंश्योरेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम योर वेज। वेजेस, वेजेस का मतलब इनकम, सैलरी। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज रियली वेरी एनकरेजिंग। अब देखो, अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो तब तो ये सही है, लेकिन ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो वो कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि उसमें हम मान नहीं सकते बात सब्जेक्ट की हो रही है। ये बात फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की या मतलब मॉनेटरी बेनिफिट की हो रही है, ठीक है, आमदनी वगैरह की बात हो रही है। अच्छा, दूसरा, अगर ये सब्जेक्ट का नाम होता तो इसके साथ में द आर्टिकल भी नहीं लिखा होता। तो अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नाम नहीं है तो फिर ये प्लूरल है, इसकी जगह आर लिखो। फिर हमने लिखा ही टॉक्ड ईगरली बिटवीन माउथफुल ऑफ सैलड। माउथफुल्स, स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स। 105 में हमने लिखा 2/3 ऑफ द लैंड आर स्टिल नॉट अंडर कल्टीवेशन। अब देखो, 2/3 जो हमने लिखा ना, ये तो हमने प्लूरल फॉर्म लिख दी, लेकिन एक्चुअल में ये फ्रैक्शन है। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये प्लूरल हो नहीं सकता जब तक कि इसका टोटल प्लूरल ना हो। इसका टोटल है लैंड, लैंड नाउन अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन है तो ये भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो नहीं सकते, तो वो जो आर लिखा ना वो गलत हो गया, उसकी जगह इज लिखो। 2/3 ऑफ द लैंड इज स्टिल नॉट अंडर कल्टीवेशन। अगला देखो, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन। यूनियन सिंगल वर्कर से फॉर्म होगी या मैनी से? मैनी, बहुत सारे वर्कर होंगे तब। तो अगर वर्कर नाउन प्लूरल नंबर में होगा तब ऐसे तो प्लूरल फॉर्म नहीं लिखी जाती पजेसिव केस में। वर्कर्स लिखो प्लूरल फॉर्म में, फिर अपॉस्ट्रोफी लगाओ। सिंगुलर वर्कर कैन नॉट फॉर्म अ यूनियन। सिंगल वर्कर जो भी यूनियन फॉर्म नहीं कर सकता, तो वर्कर नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखो। प्लूरल फॉर्म का पजेसिव केस बनाओगे तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, द रूट कॉज ऑफ द पब्लिक फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट ड्यूबियस पॉलिसी। अब हमने कहा इन द गवर्नमेंट ड्यूबियस पॉलिसी। अब देखो, ये इन प्रेपोजिशन हो गई, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया ड्यूबियस पॉलिसीज, ठीक है। इन द ड्यूबियस पॉलिसीज, हुज ड्यूबियस पॉलिसीज, अब हमें ये बताना हुज ड्यूबियस पॉलिसीज। तो हुज का रिप्लाई पजेसिव केस होता है, तो हम इसे पजेसिव केस में लिखेंगे गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसीज। तो ये सही हो गया। अब हालांकि अगर हम चाहते तो इसको कंपाउंड नाउन बना के भी लिख के सही कर सकते थे। कंपाउंड नाउन में तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ता है, इन द ड्यूबियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन द ड्यूबियस गवर्नमेंट पॉलिसीज।
अगर हम इसे ऐसे लिख दें तब भी से हो जाएगा। अब अगर ध्यान से हम देखें तो अगर हम इसको कंपाउंड नाउन मान रहे हैं कि भाई चलो पॉलिसीज मेन नाउन हो गया बाकी कंपाउंड हो गया, ठीक है, तो फिर इसे क्यों नहीं मान लिया, तो ये भी समझ लेना। ये जो गवर्नमेंट वर्ड हमने लिखा ना, ये नाउन है जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है पॉलिसीज को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब मॉडिफायर है। ड्यूबियस वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव भी होता है ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर। अगर हम कभी किसी नाउन को डिस्क्राइब करना चाहें और उसके लिए एक नाउन एक एडजेक्टिव यूज करें, तो जो नाउन्स होते हैं वो नाउन के पास लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव दूर लिखे जाते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की पोजीशन चेंज कर दें तो भी सही हो जाएगी फ्रेज, या फिर हम पजेसिव केस में लिख दें तो भी सही हो जाएगी। तो यहां से ध्यान रखना कि अगर हम कभी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव और एक नाउन यूज करें तो जो नाउन होता है वो नाउन के पास लिखा जाता है, एडजेक्टिव दूर लिखे जाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख के सही कर सकते हैं इन द ड्यूबियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, या वैसे सही कर सकते हैं इन द गवर्नमेंट ड्यूबियस पॉलिसीज। तो फिलहाल में इसमें जो तुम्हें समझ में आया अपना सही लगे वो कर लो। द रूट कॉज ऑफ द पब्लिक फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसीज। अगला देखो, द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द स्पीसीज। ऑफस्प्रिंग लिखो, ऑफस्प्रिंग नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है। फिर नेक्स्ट हमने लिखा वी आर एंड शैल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड ग्रेट सिविलाइजेशन। अब देखो जो हमने ग्रेट सिविलाइजेशन लिखा ना, ये नाउन है, और जो हमने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड लिखा है ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अगर ये उसका डिस्क्रिप्शन है तो ईयर्स को ईयर लिखो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। नाउन मॉडिफायर्स प्लूरल फॉर्म में मत लिखा करो। अगला सेंटेंस हमने लिखा ही सेज दैट अ 2 माइल वॉक, ठीक है, तो इसको लिखो अ 2 माइल वॉक। यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना वो वॉक है, 2 माइल उसका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन है तो इसको प्लूरल फॉर्म में मत लिखो, अ 2 माइल वॉक। अगला देखो, एज द मैन वॉज इन अ हरी ही अनोइंगली ऑक्युपाइड द फीमेल सीट, द लेडीज सीट, द रिजर्व सीट, द सीट फॉर लेडीज, ऐसे लिखो। हाँ, हरी एडजेक्टिव नहीं है बच्चे, हरी तो नाउन है। क्या हुआ, एडजेक्टिव नहीं है, इन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है ना वो तो। अगला देखो, द मैन आंसर्ड द फोन विद अ सिगरेट बिटवीन हिज टूथ्स। टीथ, टूथ की प्लूरल फॉर्म टीथ होती है। अगला देखो, दे वर वेटिंग फॉर द गुड्स टू रिसीव कस्टम क्लियरेंस। कस्टम्स, ठीक है, यहाँ पे कस्टम का मतलब रिवाज नहीं है, यहाँ पे कस्टम का मतलब वही है टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज। तो अगर इसका मतलब एक्साइज है तो इसको वैसे ही लिखो कस्टम्स, चाहे ये मॉडिफायर हो चाहे मेन वर्ड हो। क्या लिखवाया था, कस्टम्स किस में लिखवाया था? बट अगला देखो, अभी जो हमारा सेंटेंस है ना, देखो, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्ट। इसको समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखना। मान लो कोई पर्सन है और हमने उससे कहा यू आर वेरी ऑप्टिमिस्ट, ऐसे, तो देखो ये जो ऑप्टिमिस्ट वर्ड है ना ये नाउन होता है, और ये जो वेरी लिखा है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। अब एडवर्ब नाउन को डिस्क्राइब कर नहीं पाएगा तो ये हमारा सेंटेंस हो गया गलत। अब इसको सही करना है तो इसको या तो ऐसे लिखो, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है, तो ये हमारा सही हो गया। अच्छा, अगर ऑप्टिमिस्टिक लिखना चाहते हो कि नहीं है तो हमें ऑप्टिमिस्टिक लिखना है, तो फिर एडवर्ब हटा के कोई डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव लिख दो, यू आर एन ऑप्टिमिस्ट। अब क्या है, ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग सेम होता है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट एडजेक्टिव होता है, ऑप्टिमिस्ट नाउन होता है, नाउन्स के साथ एडवर्ब नहीं आते। तो या तो लिखो यू आर एन ऑप्टिमिस्ट या लिखो यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब ये जो डिफरेंस ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक में है ना कि ऑप्टिमिस्ट नाउन है ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है, यही डिफरेंस होता है पेसिमिस्ट और पेसिमिस्टिक में। पेसिमिस्ट नाउन होता है, पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव होता है। तो अगर सेंटेंस में हमें नाउन की जरूरत है तो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट लिखा करो, एडजेक्टिव की जरूरत है तो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक लिखा करो। 115 देखो, वी आर स्टैंडिंग एट एन इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
ठीक है। क्रॉस रोड्स लिखो, क्रॉस रोड्स जो होता है ना वही उसके सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं। 116 देखो, द लास्ट फुटबॉल मैच इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन आफ्टर 20 मिनट्स डिले। मिनट्स लिखो प्लूरल फॉर्म में, फिर अपॉस्ट्रोफी यूज करो। अगर हमने 20 लिख दिया तो इसका मतलब ये मिनट नाउन प्लूरल है। अगर ये नाउन प्लूरल है, इसका पजेसिव केस बनाओगे तो अपॉस्ट्रोफी इसकी प्लूरल फॉर्म के बाद लिखो, मिनट्स प्लूरल फॉर्म में लिख के फिर अपॉस्ट्रोफी। उसके बाद हमने लिखा दे डिसाइडेड दैट देयर शुड बी एन एग्जिट पॉइंट एट ईदर एंड्स ऑफ द कॉरिडोर। अब देखो यहां से एक चीज समझना, ये जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा वन बॉय और हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज, तो ये जो वन है ना ये तो हो गया डिटर्मिनर बॉय का। अब चूंकि सिंगुलर होता है इसीलिए हमने नाउन सिंगुलर लिखा। यहां पे हमने वन को पार्ट मान लिया, ठीक है। अच्छा अगर ये पार्ट हो जाएगा तो जो भी टोटल होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर ये पार्ट है तो टोटल इससे ज्यादा होगा, मोर देन वन होगा। अगर मोर देन वन होगा तब वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, जो भी मोर देन वन होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, चाहे हम ऐसे लिखें वन बॉय, चाहे हम लिखें वन ऑफ द बॉयज, बोथ मीन द सेम, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब यहाँ एक चीज समझना, जैसे हमने वन को यहाँ पे ट्रीट किया ना, उसी तरीके से ईच को ट्रीट करना पड़ेगा, उसी तरीके से ईदर को ट्रीट करना पड़ेगा, और उसी तरीके से नीदर को ट्रीट करना पड़ेगा। अब ये जो ईदर है, ईच है, नीदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कर देते हैं किसी नाउन का तो उसकी यूनिट फॉर्म लिखनी पड़ती है। यूनिट का मतलब होता है सिंगुलर, बॉय, ईच बॉय, ईदर बॉय, नीदर बॉय, वन बॉय। अच्छा उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हमने वन ऑफ द बॉयज लिखा है, अगर हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स को पार्ट बना लें और हम ऐसे लिख दें ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो अगर ये पार्ट बन जाएंगे तो इनका जो टोटल होगा फिर वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, द बॉयज। तो ये जो ईच है, इधर नीदर है, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो अगर हम इनको एज ए डिटर्मिनर यूज करेंगे तो इनके साथ नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इनको पार्ट बना लेंगे तो जब इनको पार्ट बना लोगे तो इनका जो टोटल है वो हमेशा प्लूरल होगा, तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना। मीनिंग एक ही होता है, चाहे ईच बॉय लिखो चाहे ईच ऑफ द बॉयज लिखो। अब जब ये बात समझ में आ जाएगी ना तो अपने क्वेश्चन देखना, इसको लिखो या तो टू बी देयर शुड बी एन एग्जिट पॉइंट, नहीं एट ईदर एंड, एट ईदर एंड लिखो या लिखो ईदर ऑफ द एंड्स। अब ईदर ऑफ द एंड्स मेहनत करने से अच्छा है ईदर एंड लिख दो। ईच है, ईदर है, नीदर है, वन है, इनके साथ सिंगुलर नाउन लिखा करो, ईदर एंड ऑफ द कॉरिडोर। हम बोथ लिख सकते हैं बच्चे, अगर बोथ लिखा होगा तो फिर प्लूरली लिखना। 118 देखो, दे आस्क द बॉय टू राइट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन अ प्लेन पेपर। अब देखो पेपर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल, आर्टिकल ए हमने गलत लिख दिया। अब या तो रिमूव करो, सिंपली ऐसे लिखो ऑन प्लेन पेपर, और नहीं तो लिखो ऑन अ पेज ऑफ प्लेन पेपर, ऑन अ शीट ऑफ प्लेन पेपर, ऑन अ पीस ऑफ प्लेन पेपर, ऐसे कुछ लिख दो। 119, 119 में हमने लिखा देयर वर डिस्प्लेड मैनी बाइनोकुलर्स। अब बाइनोकुलर पेयर में होता है तो इसके साथ हमने मैनी लिख दिया, तो लिखो मैनी पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स। जो नाउन्स पेयर में होते हैं जब उनके साथ न्यूमरल लिखते हो तो पेयर वर्ड जरूर लिखा करो, काउंटिंग पेयर की होती है। मैनी पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स। फिर हमने लिखा इट इज सैड बट ट्रू दैट द पुअर्स एम्बिशंस आर हार्डली फुलफिल्ड। एम्बिशंस ऑफ द पुअर, एडजेक्टिव्स के साथ में अपॉस्ट्रोफिस मत यूज क्या करो, तो लिखो बजाय कि द पुअर्स एम्बिशन लिखने के लिए लिखो एम्बिशंस ऑफ द पुअर। इसमें देखो एक क्वेश्चन था 111, थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ जब टाइम ही बच गया अपने पास। देखो ये लो,
देखो यहां पे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैड अ टॉक विद द विद देयर क्लाइंट्स। जैसे हमने एक सेंटेंस ये लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा, दे टॉक्ड विद देयर क्लाइंट्स। अब ये दो सेंटेंस हमने लिखे, दे हैड अ टॉक विद देयर क्लाइंट्स और दे टॉक्ड विद देयर क्लाइंट्स। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों का मीनिंग सेम है या डिफरेंट। ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे हैं इनका मीनिंग एक ही है या अलग अलग है? देखो देखो, अबे एक है या अलग अलग? पहले तो वो बताएं जिन्हें लग रहा है एक है। कौन कह रहा है एक है? तूने एक बोला ना। अलग अलग बता। हाँ, अलग अलग क्यों है? हाँ, ये कैसे पता चल गया कि इसमें टॉपिक जनरल है उसमें स्पेसिफिक है? टॉपिक तो कहीं लिखा ही नहीं। हम्म। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका ईमानदारी से आंसर दियो, ना कोई राज ताज मिलना है ना छूटना है। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी विद द आंसर, विद योर इंटरप्रिटेशन? नहीं हैप्पी। सेटिस्फाई तो झूठ भी हो सकता है। हैप्पी नहीं ना। असल में इनका मीनिंग सेम है। इन दोनों के मीनिंग कोई डिफरेंस है नहीं। अब देखो, कायदे से डिफरेंस हो जाना चाहिए। कायदे से डिफरेंस इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि इस सेंटेंस की वर्ब है हैड और इस सेंटेंस की वर्ब है टॉक। अब वर्ब तो बेसिक पार्ट होती है, अगर वर्ब ही चेंज कर दी तब तो मीनिंग सेम कैसे मेंटेन कर पाओगे? लेकिन एक्चुअल में मीनिंग सेम है, मतलब मीनिंग सेम है, डिफरेंट नहीं है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लिखी गई वर्ब है ना इसका अपना कोई मीनिंग ही नहीं है। ये जो वर्ब है ना ये मीनिंगलेस है, मतलब विदाउट मीनिंग हम इसका यूज कर रहे हैं। इस तरीके की वर्ब्स को ग्रामेटिकल टर्म्स में तो हम कहते हैं डिलेक्सिकल। बोलचाल की भाषा में अपने गांव देहात के कह देते हैं एम्प्टी वर्ब्स। तो ये जो हेड वर्ब हमने लिखे ना, दिस वर्ब हैज गॉट नो मीनिंग। हेड वर्ब देखो पोजीशन के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हम किसी पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी ऐसी वर्ब को यूज करते हैं जिसका अपना सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता है, तो फिर उसके बाद में लिखा गया नाउन मीनिंग कन्वे करता है। मतलब जो वर्ब का मीनिंग होता है वो उसके नाउन के थ्रू कन्वे किया जाता है। अभी जो नाउन हमने लिखा ना टॉक, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। अच्छा, चूंकि वो नाउन मीनिंग कन्वे कर रहा था तो हमने क्या किया, उस नाउन को वर्ब जब बना के लिखा तो हमारा मीनिंग बदला नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में भी जो मीनिंग है वो वर्ब उस नाउन का ही है, ना कि इस वर्ब का। तो जब हम उस नाउन को वर्ब बना देंगे तो वो सेम मीनिंग मेंटेन हो जाएगा। अब देखो, जब हम इस तरीके की कोई वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में जिसका अपना कोई मीनिंग ना हो, उसके बाद लिखा गया नाउन मीनिंग कन्वे करे, तो वो नाउन जो होता है वो बेसिकली हमेशा वर्ब होती है। वो वर्ब ही होगी हमेशा। टॉक जो होता है ना वर्ब होता है, हमने उसको नाउन पे बना लिया। अब होता क्या है कि जब हम किसी वर्ब को एज अ नाउन यूज करते हैं इस तरीके की वर्ब्स के साथ में जिनके अपने कोई मीनिंग ना हो, डिलेक्सिकल मीनिंग कन्वे करती हो, तो उस वर्ब के साथ में आर्टिकल लिखा करो। आर्टिकल लिख देने से कंफर्म हो जाता है कि जिसे हम लिख रहे हैं वो नाउन है, ना कि मेन वर्ब। और अगर नहीं तो इसको कोई, अगर मान लो हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो कोई पर्सन इसको ये समझ सकता है कि टॉक वर्ब है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म में लिखनी है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ब नहीं है। ठीक है? और ना ये हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड मेन वर्ब है, लेकिन इसका अपना कोई मीनिंग नहीं, मीनिंग इस नाउन का। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, इसमें जो हमने हरी लिखा ये भी यही है। अभी जो हरी वर्ड है ना, हम यहाँ पे इसको नाउन बना के इन प्रीपोजिशन के साथ लिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये वर्ब होती है। तो अगर हम किसी वर्ब को एज अ नाउन यूज करें, ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन में इंसिडेंट को रेफर करने के लिए, तो आर्टिकल लिखा करो। अब देखो इंग्लिश में कितने इसके एग्जांपल्स मिलेंगे, हम बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा टेक अ डिप इनटू द गंगा। टेक अ डिप, ठीक है, ये देखो। दूसरा हमने लिखा टेल अ लाई। ये देखो। यहाँ हमने लिखा गो फॉर अ वॉक। ये देखो। यहाँ हमने लिखा मेक अ नॉइज। ये देखो। यहाँ हमने लिखा ऑफर अ ड्रिंक। ये देखो। यहाँ हमने लिखा मेक एन ऑफर। ये देखो।
यहाँ हमने लिखा हैव अ ड्रीम, ये देखो। यहाँ हमने लिखा पे अ विजिट, ये देखो। यहाँ हमने देखा टेक अ लुक। मतलब दुनिया भर के ऐसे मिल जाएंगे, इन अ हरी भी ऐसे ही है। अब इन जो फ्रेजेस में हमने लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस वर्ड के साथ हम आर्टिकल लिख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में कोई नाउन नहीं है, वो एक वर्ब है। लेकिन हमने उस वर्ब को एज अ नाउन यूज करना चाहा इन सेंटेंस में, तो आर्टिकल लिख दिया। काफी हो जाएंगे, तो ढूंढते रहोगे, पढ़ते रहोगे। मुझे अभी ऑन द स्पॉट जितने याद आए मैंने लिख दिया, बाकी बहुत से होते हैं ऐसे। पे या विजिट, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ड जो होता है विजिट का होता है, पे का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो उस पे को हटा के विजिट को वर्ब बना के लिख देंगे, सेम मीनिंग रहेगा। दे पेड अ विजिट अस, दे विजिटेड अस, और दोनों का मीनिंग सेम। तो जब हम किसी वर्ब को एज अ नाउन यूज करने लग जाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे मीनिंग उसी का कन्वे करना हो, ना कि उसके साथ लिखे गए वर्ब का, तो फिर उसके साथ आर्टिकल लिखा करो। आर्टिकल लिख देने से कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ पे वर्ब नहीं है, अब ये नाउन है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये छोटा सी बात ध्यान रखना, फिर हमने एक और सेंटेंस लिखा, वी फाउंड सम ऑफ क्वेश्चंस रादर डिफिकल्ट। ईच ऑफ गैस हैज लेफ्ट नाउ। क्या करा वे ले हुए हैं? डरा रहे बच्चों को। अब यहाँ देखो, ये जो हमने फाउंड वर्ब लिखे ना, इसका ऑब्जेक्ट है सम है। यहाँ पे जो हमने लिखा प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट ईच है। अब ये जो सम है और ये ईच है, ये हमें पता पार्ट्स होते हैं, मतलब ये किसी चीज का पार्ट होते हैं, टोटल नहीं होते। किसका पार्ट है वो आगे लिखा हुआ है, ऑफ गैस ऑफ क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे सम को, जो कि एक फ्रैक्शन होता है, सब्जेक्ट बना दिया। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ, उसी तरीके से ईच को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। अब मान लो अगर हम किसी चीज के पार्ट को उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के वर्ब के साथ लिखें, तो वो टोटल हमारे लिए डेफिनेट होगा या नहीं होगा? मैं फिर से पूछ देता हूं, आंसर वही। अगर हम कभी किसी चीज के पार्ट को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के किसी सेंटेंस में यूज करें, तो वो टोटल हमारे लिए डेफिनेट होगा या नहीं होगा? मतलब हमें पता होगा टोटल क्या है या नहीं पता होगा? अब कॉमन सेंस के हिसाब से तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं टोटल क्या है, तो तुम उसके पार्ट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाओगे। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो पार्ट को, तो इसका मतलब तुम्हें पता भी होगा ये किसका पार्ट है, कौन है वो, कितना है वो। तो इसका मतलब डेफिनेट होगा द आर्टिकल। तो सम ऑफ है, वन ऑफ है, ईच ऑफ है, नन ऑफ है, ऑल ऑफ है, मैनी ऑफ है। ये जितने भी पार्ट्स को रेफर करने वाले डिटर्मिनर्स होते हैं, अगर हम इनको कभी भी इस तरीके से ऑफ के साथ लिखेंगे, तो इनके बाद लिखे गए नाउन के साथ आर्टिकल जरूर लिखना। तो इनके साथ में लिखे गए नाउन के साथ आर्टिकल जरूर लिखना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। बस आर्टिकल एक ही ऑप्शन में बच सकता है, अगर हम नाउन ही ना लिखे, प्रोनाउन लिख दें। जैसे हमने ईच ऑफ द गेस्ट लिखा तो द आ गया। अब हम मान लो गेस्ट लिखे ही ना, देम लिख दें, ईच ऑफ देम हैज लेफ्ट। तो अब तो खैर ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन के साथ तो डिटर्मिनर नहीं लिख दोगे। तो अगर प्रोनाउन लिख दें तब तो अलग बात है, लेकिन अगर नाउन लिखोगे तो आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो ईच ऑफ है, वन ऑफ है, सम ऑफ है, ऑल ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, हाफ ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, थ्री फोर्थ ऑफ है। इनके बाद जो भी हम नाउन लिखेंगे वो हमेशा हमारे लिए डेफिनेट होगा, तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखना। तो वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। सिंगुलर तभी हो पाएगा जब वो अनकाउंटेबल हो। अब ये जब बात छोटी सी यहां से समझ में आ जाए, तो देखो दो क्वेश्चन और लिखता हूं।
a number of trees bears no fruit. A number of the trees has been cut down. The number of the trees have decreased in villages. अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हम अ नंबर ऑफ लिखते हैं ना, एक डिटर्मिनर होता है, इसका मतलब होता है सेवरल। अ नंबर ऑफ कोई नाउन नहीं होता है, एक डिटर्मिनर होता है और इसका मतलब होता है सेवरल। अच्छा, चूंकि एक डिटर्मिनर होता है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ नहीं सकती, वर्ब आती है उस नाउन के अकॉर्डिंग जो इसके बाद लिखा हो। अच्छा, अ नंबर ऑफ जो होता है न्यूमरल होता है, काउंटेबल नाउन्स का डिटर्मिनर होता है। चूंकि ये काउंटेबल नाउन्स का डिटर्मिनर होता है तो इसके बाद में नाउन हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। अच्छा, चूंकि वो नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है, ये डिटर्मिनर होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती नहीं है, उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैव आएगी, यहां पर भी और यहां पे बियर आ जाएगा। तो एक चीज तो अपनी ये समझ लेना कि अ नंबर ऑफ जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, इसका मतलब सेवरल होता है, इसका यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं जो प्लूरल हो। अच्छा, चूंकि डिटर्मिनर होता है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है जिसको इसने डिटर्मिन किया है। वो नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। ठीक है, एक चीज। द नंबर ऑफ जो होता है ये सब्जेक्ट होता है। द नंबर जनरली जिन नाउन्स के साथ हम द लिख कर यूज करते हैं ना, वो होते हैं जिन्हें हम रेफर कर रहे होते हैं। द का मतलब होता है डेफिनेट। तो अगर हम द नंबर लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम इस नंबर को रेफर कर रहे हैं, किसी और चीज को नहीं। तो ये द नंबर हमारा सब्जेक्ट हो गया। हुज नंबर, किस चीज का नंबर। अब हमने पढ़ा कि जो हुज का रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट कभी नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑफ द ट्रीज जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है नंबर। ठीक है, अगर ये नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ गई, हैज। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दोनों जो होते हैं न्यूमरल्स होते हैं, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल लिखा करो, काउंटेबल और प्लूरल लिखा करो। अच्छा, द नंबर चूंकि सब्जेक्ट होता है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आती है, नंबर डिटर्मिनर होता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती नहीं, वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आती है, नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाती है, द नंबर के साथ सिंगुलर हो जाती है। एक चीज अब जो हमें समझना था, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ का यूज करें जनरल नाउन्स के लिए तो वो नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा करो बिना आर्टिकल के लिए, अगर जनरल ट्रीज की बात हो रही तो। अगर मान लो कोई स्पेसिफिक ट्रीज है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में है या किसी पर्टिकुलर गार्डन में है, ठीक है, और उनकी बात हो रही है तो द के साथ लिखो। तो मतलब अ नंबर ऑफ के साथ में जो हम नाउन लिखेंगे वो डेफिनेट भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जनरल की बात हो रही है तो द आर्टिकल मत लिखना, स्पेसिफिक की बात हो रही है तो लिख देना। अच्छा, जब हम द नंबर ऑफ लिखेंगे तो उसके बाद में लिखा गया जो भी नाउन है वो हमेशा ही जनरल होगा, वो कभी भी स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता। तो उसके साथ में कभी भी दामन लिखना, द नंबर ऑफ ट्रीज हैज डिक्रीज्ड इन विलेजेस। अब इसको हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर द नंबर ऑफ लिखा हो या द अमाउंट ऑफ लिखा हो, तो इनके बाद में जो नाउन्स लिखना ना वो बिना आर्टिकल के लिखना, द मत लिख देना बस। तो जब हम द नंबर ऑफ लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ लिखते हैं, तो यही हमारे मेन वर्ड होते हैं जिन्हें हम रेफर कर रहे होते हैं। इनके बाद लिखा गया नाउन जो होता है विदाउट रेफरेंस यूज होता है, वो मेन वर्ड होता नहीं है, तो उसके साथ में आर्टिकल में लिखा करो। तो हाफ ऑफ है, वन ऑफ है, सम ऑफ है, ऑल ऑफ है, लॉट ऑफ है, इनके बाद जो नाउन्स लिखते हैं उनके साथ में द आर्टिकल जरूर लिखा करो। द नंबर ऑफ और द अमाउंट ऑफ इनके बाद लिखे गए नाउन्स के साथ मत लिखना। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटीज, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस रिवर, ऐसे मतलब जो भी। और नंबर ऑफ के बाद आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। और नंबर ऑफ के बाद में द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो देखना पड़ेगा कि नाउन से स्पेसिफिक है या जनरल है। जनरल है तो मत लिखना, स्पेसिफिक है तो लिख लेना, ठीक है।
बाकी चलो आज के लिए बाय, अब कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।